नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें हे बलिदानी, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें हे बलिदानी, नमन तुम्हें हे बलिदानी, नमन तुम्हें हे बलिदानी, नमन तुम्हें हे बलिदानी। नमन तुम्हें हे बलिदानी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे शहीद श्री सोहनलाल पाठक पर एक रूपक। शहीद की स्मृति में बिताया हुआ प्रतिक्षण शक्ति प्रदान करता है राष्ट्र को। शहीद के रक्त की एक एक बूंद वरदान बनती है राष्ट्र उत्थान और गौरव के लिए। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। ऐसी ही एक जिंदगी चढ़ी थी स्वतंत्रता की बलि बेदी पर, और वो जिंदगी थी गांव पट्टी जिला अमृतसर में 7 जनवरी 1883 को जन्मे सोहनलाल पाठक की। कुशाग्र बुद्धि सोहनलाल पाठक ने जीवन निर्वाह के लिए नौकरियां तो की, किंतु 1905 से 1907 तक चले राष्ट्रीय आंदोलन ने उनकी जीवन धारा को एक ऐसा मोड़ दे दिया कि अब उनके जीवन का उद्देश्य था भारत को प्रतंत्रता के अभिशाप से मुक्ति दिलवाना। लाला लाजपत राय की देखरेख में चलते दैनिक वंदे मातरम में सह संपादक के रूप में भी काम किया, और साथ साथ लाला हरदयाल द्वारा चलाई गई कक्षाओं में भी रुचि ली। इन कक्षाओं का उद्देश्य था युवाओं में क्रांतिकारी विचारों का संचार करना। निजी परिस्थितियों के कारणवश उन्हें सियाम, वर्तमान थाईलैंड जाना पड़ा, परंतु कुछ समय पश्चात औषध निर्माण शिक्षा प्राप्ति हेतु वो अमेरिका चले गए, जहां एक बार फिर वो लाला हरदयाल के संपर्क में आ गए, जिन्होंने कैलिफोर्निया में गदर पार्टी की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। अन्य उद्देश्यों के अतिरिक्त सशस्त्र विद्रोह भी गदर पार्टी का एक उद्देश्य था। सैनिक छावनियों में जाकर सैनिकों को अंग्रेज राज्य के विरुद्ध तैयार करना उनकी कार्य प्रणाली का एक भाग था। क्योंकि सोहनलाल पाठक श्याम तथा निकटवर्ती क्षेत्रों से परिचित थे, उन्हें एक टोली का मुख्य अधिकारी बनाकर उस ओर भेजा गया। इस टोली में भाई संतोख सिंह, हरनाम सिंह इत्यादि क्रांतिकारी भी सम्मिलित थे। उन्होंने इन क्षेत्रों में गुप्त बैठकें की, गदर साहित्य लोगों में बांटा तथा मुसलमान सैनिकों को अपने उद्देश्यों के प्रभाव में लेने के लिए इस्लामी जगत के मुख्य का फतवा भी प्रचारित किया। यह फतवा न केवल टर्की की प्रजा के लिए बल्कि दुनिया के 30 करोड़ मुसलमानों के लिए मानना उनका धर्म था। इस फतवे का ही परिणाम था कि सिंगापुर में मिलिट्री पुलिस फौजियों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध बगावत कर दी और कुछ अंग्रेज अफसरों को मार भी दिया। यह विद्रोह 14 से 16 मार्च 1915 तक चला। 1000 सैनिकों को जहां स्थानांतरित किया गया, वहां सैकड़ों सैनिकों को गोली से उड़ाया गया। यह अत्याचार और भी चलता, किंतु जन विरोध के कारण इन निर्मम हत्याओं को रोकना पड़ा। श्री पाठक निडर व्यक्तित्व के स्वामी थे। चाहे सिंगापुर विद्रोह के कारण बहुत से क्रांतिकारी पकड़े भी गए थे, निर्देशानुसार उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बर्मा में केंद्रित किया। अंग्रेज सरकार की ओर से इस खतरनाक बागी को पकड़ने के लिए विभिन्न तरकीबें की गईं, परंतु श्री पाठक को पकड़ना इतना सरल नहीं था, क्योंकि वो भेष बदलने में सिद्धहस्त थे। सोहनलाल पाठक के समरूप इतने थे कि उनके धोखे में
17 लोगों को हिरासत में लिया गया। अपने अथक परिश्रम तथा निस्वार्थ भावना के कारण श्री पाठक बर्मा में रहने वाले कार्यकर्ताओं के लिए उदाहरण बन गए थे। बेदाग व्यक्तित्व, अनुकरणीय साहस तथा अपार उत्साह के गुणों ने उन्हें ऐसा नेता बना दिया था कि अधिकाधिक संख्या में लोग उनके गिर्द इकट्ठे हो गए। सोहनलाल पाठक की क्रांतिकारी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार का सिरदर्द बन चुकी थी। इसी कारण बर्मा, सियाम तथा सिंगापुर क्षेत्रों के लिए एक विशेष गुप्तचर वर्ग का गठन किया गया। श्री पाठक सैनिक शिविरों में जाकर निडरता से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सैनिकों को उकसाते। साथियों, ब्रिटिश सरकार की दासता में आप कभी भी सम्मान नहीं पा सकते और सदैव आपको अपमान ही सहना पड़ेगा। यदि आप विरोध करके स्वतंत्र होते हैं तो आप किसी भी पद के योग्य स्वयं को बना सकते हैं। इस प्रकार का प्रचार कर जब वो लौटने को तैयार थे, तब एक हवलदार तथा 2 अन्य सैनिकों ने उन्हें दबोच लिया। निकट रहने वाले अंग्रेज अफसर भी वहां आ गए। सैनिकों की जकड़ इतनी शक्तिशाली थी कि श्री पाठक स्वयं को उनके चंगुल से छुड़ा न सके। चाहे उस समय उनके पास 3 पिस्तौलें तथा 283 कारतूस थे। तलाशी लेने पर गदर समाचार पत्र की एक प्रति, लाला हरदयाल का लिखा हुआ एक लेख तथा बम बनाने का फार्मूला भी इनके पास से मिला। यह घटना अगस्त 1915 के दिन ममाओ छावनी के स्थान पर घटी थी। श्री पाठक को मांडले के किले में कैद रखा गया। जेल में उन्होंने अपनी मान मर्यादा तथा प्रतिष्ठा को बनाए रखा। जेल के नियमानुसार कैदियों को उस समय खड़े होना होता था जब कोई जेल अफसर उनके पास से गुजरे, किंतु श्री पाठक ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि उनकी सोच थी, यदि मैं ब्रिटिश सरकार को ही मान्यता नहीं देता तो उनके बनाए हुए नियमों का पालन मैं क्यों करूं? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्री पाठक के इस नियम विरुद्ध साहस को जानकर उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। मिलने पर गवर्नर का प्रश्न था, आप हमारे विरुद्ध लोगों को क्यों भड़काते हो? ब्रिटिश सरकार अत्याचारी है तथा अन्याय करती है। मेरा यह कार्य इसीलिए न्यायोचित है। आपकी सजाए मौत टाली जा सकती है यदि आप क्षमा याचना करें और पश्चाताप करें। ऐसा सुनते ही सोहनलाल पाठक आग बबूला हो गए और बोले, क्षमा याचना का कोई औचित्य ही नहीं। विपरीत इसके मैं आशा करता हूं कि ब्रिटिश सरकार अपने निरंकुश और मनमाने ढंग से शासन चलाने के लिए पश्चाताप करे और क्षमा याचना करे। इस उत्तर से लेफ्टिनेंट गवर्नर को मायूसी हुई और वो वहां से चला गया। जेल नियमानुसार ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि मृत्युदंड पाने वाले कैदी को 1 सप्ताह पूर्व फांसी दिए जाने के दिन की सूचना दे दी जाती है। ऐसी सूचना मिलने पर दोषित कैदी का वजन कम होने लगता है, वो खाना पीना छोड़ देता है, उदास रहने लगता है। विपरीत इसके सोहनलाल पाठक को इस सूचना के मिलने पे बहुत प्रसन्नता हुई। मेरे जीवन उद्देश्य की पूर्ति हो गई है, क्योंकि मैं देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूं। श्री पाठक के वजन का बढ़ना इस प्रसन्नता का प्रमाण है। फांसी दिए जाने वाले दिन उनके हाथ पीठ की तरफ हथकड़ी से बांधे गए। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वतन जब वो काल कोठड़ी से निकले तो उन्होंने गंभीर नाद किया और कहा, मैं आज बेहद प्रसन्न हूं। मैं अपने देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ूंगा। यदि मुझे 1000 बार भी फांसी दी जाए तब भी मैं अपनी मातृभूमि के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। मेरी मातृभूमि बेड़ियों में जकड़ी हुई लाचार है।
30 करोड़ भारतीयों ने अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को खो दिया है। इसे फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए सैकड़ों नौजवानों को अपने जीवन की आहुति देनी होगी। यह इसलिए जरूरी है कि देशवासी इस बात को समझें कि विदेशी निर्मम अत्याचारी को स्वतंत्रता का मूल्य फांसी के तख्ते पर झूलकर ही चुकाना होता है। हां, फांसी के तख्ते पर झूलकर ही चुकाना होता है। 16 फरवरी 1916 के दिन फांसी दिए जाने में विलंब हुआ। मजिस्ट्रेट ने बताया कि उसे सूचित किया गया है कि यदि सोहनलाल पाठक चाहे जुबानी ही पश्चाताप कर ले तो फांसी को टाला जा सकता है। ऐसा सुनते ही श्री पाठक भड़कते हुए बोले, अरे असभ्य अशिक्षित अंग्रेज, तुम मुझे क्षमा याचना के लिए कह रहे हो? मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं, समझे? श्री पाठक ने मजिस्ट्रेट से पूछा, क्या आप मुझे बिना शर्त छोड़ सकते हो और बिना रोक टोक कहीं भी जाने की अनुमति लिखित रूप में दे सकते हो मजिस्ट्रेट साहब? मजिस्ट्रेट के नकारात्मक उत्तर को सुनकर श्री पाठक साहसी शब्दों में बोले, तो मेरी बात मानिए मजिस्ट्रेट साहब, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जल्दी से जल्दी मुझे फांसी दे दो, जल्दी से जल्दी। जल्लाद को आदेश दिया गया कि वो फांसी का फंदा सोहनलाल पाठक के गले में डाले, किंतु जल्लाद ने कहा, चाहे मुझे गोली मार दो, पर मैं देवता समान श्री पाठक को फांसी ना दूंगा। ऐसी परिस्थिति में सभी कर्मचारियों ने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया। आखिर में मद्रास के एक जल्लाद ने यह कार्य संपन्न किया। जैसे ही उसने लकड़ी का तख्ता खींचा, सोहनलाल पाठक ने मृत्यु को आलिंगन किया और अमरता को प्राप्त हो गए। मृत्यु में भी उनकी यही आशा थी। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, हे बलिदानी। नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, हे बलिदानी। नमन तुम्हें, हे बलिदानी। नमन तुम्हें, हे बलिदानी। नमन तुम्हें, हे बलिदानी। नमन तुम्हें हे बलिदानी। इस कार्यक्रम में अभी आप शहीद श्री सोहनलाल पाठक पर एक रूपक सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे अनिल शर्मा, सुखविंदर सुखी, मंजीत सिंह और प्रदीप कुमार। आलेख कुणाल मेहता, प्रस्तुति सहायक सोहन कुमार, पेशकश श्री TN कौशल।